जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि अधिकांश सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं बच्चों, रोगजनक, ऐसा हम मानते हैं, है ना, बट नहीं। एनसीईआरटी क्या बोलता है, एस्परजिलस नाइगर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नीट में आपके हर 5 साल में देख लीजिए बेटा, हर 5 साल के अंदर बात करूं मैं तो एवरेज 3 साल में पूछा ही गया है ये। इसके अंदर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, बट एनसीईआरटी की लाइन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा रखती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे सभी बच्चे। आज का हमारा चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इस चैप्टर का वेटेज बेटा काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, बट एनसीईआरटी की लाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। असूक्ष्म पादपों प्राणियों के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर जीव वैज्ञानिक तंत्र महत्वपूर्ण घटक क्या है बेटा, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्यों महत्वपूर्ण घटक है बच्चों? क्योंकि जब कोई भी जीव की मृत्यु होती है तो प्राकृतिक रूप से उसका अपघटन करने वाले कौन होते हैं, सूक्ष्म जीव ही तो होते हैं। तो 5 जगत के प्राणी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, उनके सदस्यों के अलावा भी पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनका एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा महत्व होता है ना। जीवित जीवों में पाई जाने वाली विविधताओं के बारे में आपने अध्ययन किया होगा। कि आपको याद है जीवित जीवों में कौन से जगत के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं? तो बेटा अगर मैं सूक्ष्म जीव की बात करती हूँ तो नंबर 1 आपका मोनेरा में आपका सूक्ष्म जीव रहता है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर सूक्ष्म जीव रहता है, और अगर हम बात करते हैं कवक, तो कवक के अंदर भी यूनिसेलुलर कंडीशन किस में आती है, यीस्ट में आती है ना। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। वे कौन से जीव हैं जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी माना जाए? सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। यह कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं बेटा? मृदा में हो सकते हैं, जल में हो सकते हैं, वायु में हो सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर हो सकते हैं, और पादप और प्राणियों में भी पाए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो भी आवास होता है ये यूनिसेलुलर होते हैं, तो लगभग आप सर्वत्र ये पाए जा सकते हैं। जहाँ किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं है, जैसे कि गीज़र के भीतर गहराई तक, है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना, जहाँ का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री तक हो सकता है बढ़ा हुआ, मृदा में गहराई तक, बर्फ में परतों में कई मीटर नीचे, और उच्च अम्लीय वातावरण जैसे कि स्थानों पर पाए जा सकते हैं। तो जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन होती है बेटा, वहाँ पे जनरली हम कहते हैं कि आर्की प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। और आर्की बैक्टीरिया के अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनके अंदर एक्सट्रीम कंडीशन में रहने की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों के रूप में, यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के रूप में देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक और सूक्ष्मदर्शीय पादप और प्राणी, ये सारे के सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं इनके अलावा अगर कोई बात करती हूँ कि इनके अलावा और कौन से घटक हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें सूक्ष्म जीवों की जो प्रेजेंस है, या उनके अलावा जो घटक हैं जो रोग कारक हो सकते हैं, वो कौन से हो सकते हैं? तो इसमें विषाणु है, वायरॉइड है, और प्रियॉन भी प्रोटीन संक्रामक कारक है, ठीक है बेटा। तो अगर सूक्ष्म जीवों की बात हम करते हैं तो सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत यहाँ पर क्या आ सकता है, ये जो ऊपर वाले लाइन में लिखा है, और ये सारे सूक्ष्म जीवों में अंतर्गत नहीं आकर ये क्या है बेटा, संक्रामक कारक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न तो हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कि इनको हम जीवों में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, कारक है बच्चों। कुछ सूक्ष्म जीवी, अभी हम एक डायग्राम्स देखेंगे एनसीईआरटी के, जीवाणु और अधिकांश कवकों के समान सूक्ष्म जीवियों को पोषक माध्यम पर उगाया जा सकता है। तो जो भी कवक है या जो भी आपके समान सूक्ष्मदर्शी जैसे कि बैक्टीरिया है, इनको आप संवर्धन माध्यम में क्या कर सकते हैं, वृद्धि करवा सकते हैं, ठीक है, ताकि वृद्धि कर कर ये क्या बना सके बेटा, कॉलोनी बना सके। क्योंकि आप यूनिसेल्युलर कंडीशन में आप नग्न आंखों से तो देख नहीं सकते इनको, तो अगर आपको नग्न आंखों से देखना है तो बेसिकली इसमें क्या पाया जाना चाहिए, आपका एक कॉलोनी फॉर्म भरा हुआ रहना चाहिए जिसमें वृद्धि पाई जाती है, ठीक है। ऐसे संवर्धन सूक्ष्म जीवियों पर अध्ययन के दौरान काफ़ी लाभदायक होते हैं। ये देखिए बेटा, ये हमारे एनसीईआरटी के डायग्राम है। इस एनसीईआरटी के डायग्राम में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या, कि जो बैक्टीरिया होता है, अगर आपको उसका बेसिलस रूप देखना है तो आपकी आवर्धन क्षमता कितनी होनी चाहिए बेटा, 1500x। ये डेटा पे बच्चों का ध्यान नहीं जा पाता है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बेटा इस डेटा पर आपको ध्यान देना है कि यदि आपको दंडाकार जीवाणु का साइज अगर देखना है उसे, तो हमारा आवर्धन क्षमता कितना होना चाहिए, 1500x। अगर आपको गोलाकार को देखना है बेटा, कोकस,
ये बेसिलस हो जाता है, ये कोकस हो जाता है। गोलाकार को भी देखना है तो आपका आवर्धन क्षमता कितनी होती है बच्चों? 1500x। फिर अगर कशाभिका के साथ आपको देखना है किसी बैक्टीरिया को तो उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है बेटा? 50,000x। और ये 50,000x जो कशाभिका के साथ है वो कौन सा है? दंडाकार। ठीक है, ये रहा बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया के साथ में आपको क्या देखना है? कशाभिका, तो इसके लिए आपको यहाँ आवर्धन क्षमता कितनी रखनी है? 50,000। तो कोकस और बेसिलस के लिए तो कितनी हो गई? 1500x। और आपकी कशाभिका के साथ देखना है तो 50,000x। नेक्स्ट, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, लेबलिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं ना। जैसे ये वाला पार्ट है, ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है, जीवाणु भोजी। तो जीवाणु भोजी में से आपको यहाँ पर लेबलिंग पूछी जा सकती है बच्चों। जैसे ये आपका हेड पार्ट है, ये आपका कॉलर है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये आच्छद है बेटा। वैसे ये कॉलर ना इसके नीचे वाला पार्ट होता है लेबलिंग के अंदर। ये चारों तरफ जो सर्पिलाकार दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं अपन? आच्छद। ये आपको 11th के एनसीईआरटी में ढंग से दिखेगा बेटा। कॉलर यहाँ पे रहता है, ये वाला पार्ट होता है। ये आपका जो पुच्छ टेल होती है ये नीचे की तरफ आती है बेटा, इस तरीके से, है ना। ये यहाँ पे ये टेल प्लेट है और टेल प्लेट के नीचे की तरफ यहाँ पर ये क्या निकलते हैं? टेल फाइबर। तो इसका स्पष्ट जो डायग्राम आपको दिखेगा वो आपको 11th की बुक के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में और अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, ये जो डायग्राम देख रहे हैं बेटा ये एडिनो वायरस का डायग्राम है। और इस एडिनो वायरस के लिए जो एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्रकार के रोग के लिए उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पे देखिए बेटा लिखा है श्वसन संक्रमण उत्पन्न करता है। कौन? एडिनो वायरस। तो यहाँ पे आपका संक्रमण का स्थल चेंज किया जा सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपको दंडाकार टीएमवी देखना है बच्चों, टोबैको मोज़ेक वायरस देखना है, अगेन यहाँ पर 1 लाख से 1 लाख से 1.5 लाख है बेटा। ध्यान रखना इसके अंदर एक एक जीरो क्या है? एक्स्ट्रा है। तो इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में बिल्कुल सही दे रखा है बच्चों। यहाँ पर आपका ये जो डेटा दे रखा है एनसीईआरटी का ये इनकरेक्ट है, मिसप्रिंट है। इंग्लिश मीडियम में इसका 1 लाख से 1.5 लाख एक्स के अंतर्गत यहाँ पर आप टीएमवी को देख सकते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ये देखिए बेटा, पेट्री डिश पर जब आप कॉलोनी को फॉर्मेशन करते हैं तो ये कवक की कॉलोनी और बैक्टीरिया की कॉलोनी इस तरीके से आपको दिखाई देती है संवर्धन माध्यम में पेट्री डिश के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका मानव कल्याण में। मानव कल्याण का मतलब बेटा जो डेली रूटीन में हमारे पास में जो भी पदार्थ होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे कौन कौन से पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से बनाया जा सकता है ना। तो देखिए इसमें मनुष्य बहुत से रोग उत्पन्न मतलब सूक्ष्म जीव मनुष्यों में बहुत से रोग उत्पन्न करता है, जैसे कि सूक्ष्म जीव पशुओं में भी करता है, पादपों में भी रोग उत्पन्न करता है। इससे आपको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सारे जो भी सूक्ष्म जीव है वो सारे के सारे हानिप्रद हो बेटा, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। इस चैप्टर में हम सारे सूक्ष्म जीवों के पॉजिटिव रोल को डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या अच्छे अच्छे काम करते हैं। अधिकांश सूक्ष्म जीव मनुष्यों के लिए कई प्रकार से लाभप्रद है। तो ये देखिए बेटा, ये एनसीईआरटी की लाइन है ना। इसके अंदर अधिकांश सूक्ष्म जीव, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि अधिकांश सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं बच्चों? रोगजनक, ऐसा हम मानते हैं, है ना। बट नहीं, एनसीईआरटी क्या बोलता है कि हमारे पास में अधिकांश रूप से कई प्रकार से कैसे होंगे? ये लाभप्रद। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखनी है आपको एनसीईआरटी की। मानव कल्याण के प्रति सूक्ष्म जीवों के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण योगदानों पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए बेटा कौन कौन से यहाँ पर चीज़ें होती है जिनकी वजह से हमें सूक्ष्म जीवों को एक तरीके से बोल सकते हैं थैंक्स बोलना चाहिए, जिनकी वजह से हम वो चीज़ बना पाते हैं और हम उसको यूज़ कर पाते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है बेटा वो है दूध से दही का निर्माण। यानी दही के निर्माण के लिए हमें जो सूक्ष्म जीव चाहिए होता है बेटा, उस सूक्ष्म जीव को हम मोनेरा जगत के सदस्य लैक्टोबैसिलस के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसका जो नॉर्मल नाम है बेटा, इसको आप लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। और ये कहाँ वृद्धि करते हैं बेटा? दूध में, है ना। दूध के अंदर जब हम इस लैक्टोबैसिलस को डालते हैं थोड़ा सा, तो वो वहाँ पे वृद्धि करता है और दूध में वृद्धि करके उसे दही में परिवर्तित करता है। वृद्धि के समय ये क्या करेंगे बेटा? ये एसिड को उत्पन्न करते हैं, किसमें? दूध के अंदर। और उस एसिड की वजह से जो प्रोटीन होता है उसको वो क्या कर देता है? स्कंधित कर देता है और आंशिक रूप से ये उसको पचा देता है। तो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का फंक्शन क्या होता है? तो ये दूध में उपस्थित जो भी प्रोटीन होता है उसको स्कंधित कर देता है और उसका पाचन कर देता है। तो पहला हमारा
सेक्टर हो गया बेटा घरेलू उत्पाद के अंदर दही के निर्माण में। दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव्य का मतलब होता है बेटा कि जैसे हम कोई भी, मान लो आप 1 किलो दूध जमा रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ही तो दही डालते हैं ना अपन, एज ए जावन भी कहते हैं अपन थोड़ा सा, तो वो जो थोड़ा सा पार्ट होता है एज ए जावन या थोड़ा सा निवेश द्रव्य, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस। अब वो थोड़ा सा लैक्टोबैसिलस है, पर जैसे ही उसको दूध में बहुत सारा ये प्रोटीन मिलता है वो वृद्धि करेगा पोषक पदार्थों की वजह से, है ना। तो फिर वहाँ पे उन्हीं थोड़े की वजह से ताज़ा दूध में मिलाते हैं बेटा, तो इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में क्या प्रेजेंट होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो फिर वो कई गुना क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं, ठीक है, और वो दूध को दही में बना देते हैं। अब यहाँ पर दूध को दही में बनाते हैं, वो बिल्कुल सही बात है बेटा, बट इसके अलावा इसके अंदर जो विटामिन B12 है इसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, जो मनुष्यों के न्यूट्रिशन के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। हमारे पेट में भी सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लाभप्रद भूमिका निभाता है। कैसे कि लैक्टिक एसिड क्या करता है बेटा कि मान लो कोई हमारी बॉडी में कोई ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो रोग कारक हैं, तो ये उसको आइडेंटिफाई करके और वहाँ पर उनको रोकने के लिए, या तो वहाँ प्रेजेंट है उनकी आगे वृद्धि रोकने के लिए, या सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग अगर वो करता है, संक्रमण करता है, तो उसको भी वो क्या कर देता है, रोक सकता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है, कहने का मतलब ये है। सेकंड सेक्टर आता है हमारा दाल चावल के का जो भी ढीला ढाला सा जो आटा रहता है, तो दाल चावल के अंदर हम जो भी यहाँ पे बनाते हैं बेटा घोल, उसके लिए अपन क्या करते हैं, डोसा और इडली। तो डोसा और इडली को बनाने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, उड़द की दाल और चावल। जो उड़द की दाल होती है बेटा, ये जो उड़द की दाल होती है, इस उड़द की दाल में एक माइक्रोब होता है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस क्या करता है वहाँ पे, भाई बैक्टीरिया जो भी होता है वो किण्वन करता है, और किण्वन की वजह से वहाँ पर क्या होगा, CO2 गैस रिलीज होती है, और CO2 गैस रिलीज होने की वजह से वहाँ पे वो कैसा दिखता है, फूला हुआ, जिसे आप खमीर भी कहते हैं, है ना। तो ये किसकी वजह से होता है, किण्वन की वजह से होता है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा उपापचयी पद CO2 के निर्माण में आवश्यक होता है, बिल्कुल यहाँ पर आपका अनॉक्सी प्रक्रिया चलती है बेटा, और जब यहाँ पर अनॉक्सी प्रक्रिया चलती है तो उसी अनॉक्सी प्रक्रिया का ही उत्पाद हमें क्या मिलता है, CO2, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि किण्वन की क्रिया के लिए ये बैक्टीरिया कहाँ से आ रहे हैं, ठीक इसी प्रकार ढीला ढाला, हाँ ये बैक्टीरिया कहाँ से आ रहे हैं बेटा, उड़द की दाल के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया स्ट्रेप्टोकोकस। ढीला ढाला आटा जिसे प्रयोग करते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो पहला तो आपका क्या हो गया, जो भी किण्वन की वजह से जो सॉफ्ट डो होता है, उभरा हुआ होता है, पहला तो हो गया आपका इडली का और डोसे का घोल बनाने में, दूसरा आपका ब्रेड। पर ब्रेड के निर्माण करने के लिए बेटा वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं होगा, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यीस्ट। यीस्ट किसके अंतर्गत आता है बच्चों, कवक के अंतर्गत आता है। तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए बेटा, इस चैप्टर में कोई भी चीज़ अगर बन रही है या किसी भी सूक्ष्म जीव का हम पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो सूक्ष्म जीव किस कैटेगरी का है, बैक्टीरिया है या कवक है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेड का फॉर्मेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, आपका कवक के द्वारा। फिर आता है पारंपरिक पेय आहारों की एक बड़ी संख्या में सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वित तैयार किया जाता है। दक्षिण भारत, ये बेटा 2 के बाद तीसरा, साउथ इंडिया के अंदर बेटा कुछ भागों में टोडी का फॉर्मेशन होता है, एक ड्रिंक होती है बेटा टोडी, है ना। इसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, ताड़ वृक्ष के तने के स्त्राव से हम इसको प्राप्त करते हैं। और ताड़ वृक्ष के तने के अंदर अगर हम स्त्राव की बात करते हैं तो वहाँ पे फ्लोएम सेप, है ना, कार्बोहाइड्रेट जिसमें होता है, उससे उस स्त्राव का हम क्या करते हैं, किण्वन, और किण्वन करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे CO2 भी निकलेगा और वहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। तो टोडी का फॉर्मेशन करने में भी मदद की जाती है सूक्ष्म जीवों द्वारा। फिर आता है सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग। अगर आपको मछली है या सोयाबीन है या बांस प्ररो है, ये बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं, है ना, तो इनको अगर सॉफ्ट करना है तो इनको भी आप कैसे सॉफ्ट कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम किण्वन की सहायता से क्या कर सकते हैं, इन्हें सॉफ्ट। तो किण्वन की वजह से कौन कौन सी चीज़ें होती है जो बेटा हम यूज़ कर सकते हैं या उनको सॉफ्ट कर सकते हैं। एक तो इडली और डोसे का घोल हो गया किण्वन के द्वारा, ब्रेड का फॉर्मेशन हो गया किण्वन के द्वारा, मछली, सोयाबीन और प्ररो बांस को सॉफ्ट बनाने का काम भी किसके द्वारा हो गया, किण्वन के द्वारा, जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न होता है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा विभिन्न प्रकार के जो भी चीज़ का फॉर्मेशन होता है, जो हम चीज़ खाते हैं, तो चीज़ के विभिन्न प्रकार किस आधार पे होते हैं बेटा? संगठन, सुगंध और स्वाद। ये पूछा जाता है बच्चों कि विभिन्न प्रकार के चीज़ की कैटेगरी किस आधार पे बनाई जाती है, तो सुगंध, स्वाद और संगठन के आधार पर, है ना। तो उसके लिए जैसे फॉर 2 एग्जाम्पल है हमारे कोर्स में, एक तो है बेटा स्विस चीज़। स्विस चीज़ का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है बेटा प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरेमेनी, जो कि एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के द्वारा आपका ये चीज़ तैयार किया जाता है, ठीक है। दूसरा रॉकफोर्ट चीज़। रॉकफोर्ट चीज़ जो होता है ये कवक की वृद्धि के द्वारा होता है, जिसका नाम होता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। यानी 2 चीज़ का फॉर्मेशन, एक होता है बैक्टीरिया के द्वारा और एक होता है कवक के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी इसका फॉर्मेशन होता है या किसी भी प्रकार से इसमें मैचुरेशन होता है, तो वहाँ पर क्या आने लग जाती है? सुगंध आने लग जाती है। तो जिस प्रकार का वो चीज़ रहता है उस प्रकार से उसमें से क्या आने लग जाती है? महक आने लग जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, ये तो हो गए हमारे घरेलू, जहाँ पर भी हमें हेल्प की जाती है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम लिस्ट बनाते हैं बेटा घरेलू उत्पादों में, तो एक लिस्ट में हमारा सबसे पहले जो नाम आता है जहाँ सूक्ष्म जीवों की हेल्प मिलती है बेटा, दही निर्माण में, ठीक है। सेकंड आ जाता है आपका इडली व डोसा घोल निर्माण में। तीसरा ब्रेड निर्माण में। चौथा आपका आ जाता है टोडी निर्माण में। पांचवा चीज निर्माण में। और छठा आ जाता है बेटा जैसे विभिन्न प्रकार के, जैसे सोयाबीन है या मछली है, सोयाबीन है, मछली है और बांस प्ररोह है। इन तीनों की किण्वन में हेल्प की जाती है। तो ये हो गए बेटा हमारे सारे के सारे घरेलू यूटिलाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स। नेक्स्ट आता है बेटा औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। यानी ये जो अभी हमने घरेलू उत्पाद के बारे में बात की बेटा, इनका जो भी फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? स्मॉल स्केल पे अगर हम कह सकते हैं, वो बना सकते हैं हम घर पे। बट अगर मैं लार्ज स्केल पे बात करूँ बेटा, तो लार्ज स्केल के अंदर सूक्ष्म जीवों का उत्पाद संश्लेषण करने के लिए मनुष्यों के लिए काफ़ी मूल्यवान होता है ना। जैसे कि एल्कोहल फॉर्मेशन है, सभी को पता है बहुत ज़्यादा। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो अल्कोहल का प्रोडक्शन जो होता है बहुत पीक लेवल पे यहाँ पे होता है ना। दूसरा एंटीबायोटिक। हमारा जो देश है बेटा वो एक ऐसे जगह पर स्थित है जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, तो वहाँ पर माइक्रोब्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और माइक्रोब्स के द्वारा फिर ये अच्छे काम तो है ही है, बट रोग भी तो होते हैं। तो रोग के अगेंस्ट हमें क्या लेनी पड़ती है? एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है ना। तो एंटीबायोटिक्स भी हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ा स्कोप रहता है यूटिलाइजेशन का, ठीक है। ठंडे इलाकों में नहीं होता बेटा, जैसे ठंडे देश है वहाँ पे माइक्रोब्स होते ही नहीं है, तो वहाँ पे उनको मारने के लिए एंटीबायोटिक का इतना प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप एंटीबायोटिक है या अल्कोहल है इनका फॉर्मेशन करते हो बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग जो बनाने वाले बर्तन होते हैं ना वो भी क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, जिन्हें किण्वक कहते हैं हम। ये देखिए बेटा, ये बड़े बड़े किण्वक होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर अल्कोहल का भी फॉर्मेशन होता है या फिर एंटीबायोटिक का भी फॉर्मेशन होता है, जबकि छोटे स्केल पर इतने बड़े बड़े फर्मेंटर्स को हम यूज़ नहीं करते हैं। यस, सूक्ष्म जीव विशेषकर यीस्ट अभी पहले भी आया था बेटा हमारे पास में, जो कि ब्रेड को बनाने में हेल्प करता था, तो उसको अपन बोलते थे बेकर्स यीस्ट, है ना। अब ये जो यीस्ट है इनको हम किस में बनाने में यूज़ कर सकते हैं? वाइन है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी है और रम है ना। इन सबको बनाने के अंदर हम यूटिलाइजेशन लेते हैं इसका। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही यीस्ट जो सैक्रोमाइसिस है, जो सामान्यतः ब्रीवर यीस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है, ब्रेड बनाने में जो काम लेते थे, वो अब यहाँ पे किस में काम लेंगे बेटा? जो भी आपकी अंकुरित धान है या फल है,
माल्टीकृत धान मतलब अंकुरित धान जो भी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट आपका प्रेजेंट रहता है, फल जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो उनके रस से हम क्या बनाएंगे बेटा, इथेनॉल बनाते हैं। इथेनॉल बनाने के लिए हमें उन ये जो अंकुरित धान है या जो फलों के रस है इनको हम एक अनॉक्सी वातावरण में रखते हैं और इसी यीस्ट के द्वारा किण्वन करवाया जाता है। क्या आपको वे उपापचय क्रिया याद है जिसके परिणाम स्वरूप यीस्ट द्वारा क्या बनता है बेटा, इथेनॉल बनता है। तो एल्कोहलिक किण्वन होता है बेटा, क्या होता है वो, एल्कोहलिक किण्वन, जो कि एनारोबिक कंडीशन में प्रेजेंट होता है यीस्ट के द्वारा। तो विभिन्न प्रकार के अल्कोहलिक पेय की प्राप्ति होती है। किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन, अगर आपको एल्कोहल की अंतर कैटेगरी रखनी है बेटा कि किसी अल्कोहल में आप पानी को मिक्स करते हो और किसी अल्कोहल की प्रकट उसके अंदर आप अल्कोहल को मिक्स नहीं करते हो, तो वो किस आधार पे बनाते हैं अल्कोहल बेटा, उसमें अगर आप आसवन करते हो, आसवन मतलब पानी को उड़ा के अगर आप बना रहे हो, है ना, तो वो वाला जो अल्कोहल होगा वो बहुत सांद्रित होगा, और जिसमें आप आसवन नहीं करते उसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है अल्कोहल के साथ में। तो वाइन और बियर जैसे है बेटा, तो वाइन और बियर के अंदर आप क्या करते हैं, आसवन नहीं करते हैं, बिना आसवन के, है ना, जबकि आपका जो विस्की है या ब्रांडी है या रम है इसमें अगर आप आसवन करते हैं तो इसमें आपका अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ये है देखिए बेटा, इस तरीके से पूरा प्लांट रहता है जिसके अंदर आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन लार्ज स्केल पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक भी आपका बहुत लार्ज स्केल पे बनाया जाता है बेटा, औद्योगिक लेवल पर इसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो एंटीबायोटिक का जो भी फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था या लोगों ने अवेयर किया था बेटा, वो कब किया था, 20वीं शताब्दी के अंदर इसके बारे में लोगों को अवेयर किया, बताया इनको कि एंटीबायोटिक जो है, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न की जाती है, मानव कल्याण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो एंटी, इसमें एक क्वेश्चन आता है बेटा, एंटी कैसा शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द होता है और इसका अर्थ क्या होता है बेटा, खिलाफ। ठीक है, बायो का सभी को मीनिंग पता ही है बेटा, बायो मतलब जीवन, दोनों को मिलाकर अगर अर्थ निकालते हैं बेटा तो जीवन के खिलाफ। पर ये किसके खिलाफ है बेटा, किसके जीवन के खिलाफ है, जो रोग फैलाता है। अगर कोई बैक्टीरिया रोग फैला रहा है तो एंटीबायोटिक उसी को ही तो किल करेगा ना, तो ये किसके खिलाफ है, जो रोग फैलाता है उसके खिलाफ है, मनुष्यों के खिलाफ नहीं। मनुष्यों को तो वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है बेटा, मनुष्यों को तो प्रोटेक्ट कर रहा है, जो जीवों को उत्पन्न करता है उनके खिलाफ है, जबकि मनुष्यों के संदर्भ में ये खिलाफ नहीं होकर क्या है, उनके प्रति माने जाते हैं। तो यहाँ पर बेटा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीबायोटिक किसके प्रति तो आपका अच्छा होता है और किसके खिलाफ पाया जाता है ना। तो किसके प्रति, जीवन के प्रति तो हो जाएगा मनुष्य में, और खिलाफ हो जाता है जो रोग उत्पन्न करता है। एंटीबायोटिक जो होता है बेटा एक प्रकार का क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, और इस रासायनिक पदार्थ को किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है बेटा, सूक्ष्म जीव। और सबसे पहला सूक्ष्म जीव जो था जिनके द्वारा ये सिक्रीशन हुआ था बेटा, वो क्या था, कवक, पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा सिक्रीट हुआ था रसायन, और जो जिसको अगर हम कह सकते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूटिलाइज किया गया था। एक यह अन्य सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को रोकता है। तो अन्य सूक्ष्म जीव कौन से हो जाएंगे बेटा, जो रोग उत्पन्न करते हैं वो कौन से हो जाएंगे, बैक्टीरिया। मतलब एक सूक्ष्म जीव तो क्या कर रहा है बेटा, रसायन को स्रावित कर रहा है, कवक तो स्रवण कर रहा है, और इसी कवक का जो रसायन होता है, इसी कवक का जो रसायन होगा, ये भी तो सूक्ष्म जीव ही है, ये रसायन जो होगा इस दूसरे बैक्टीरिया को क्या कर देगा बेटा, किल कर देता है। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कौन किसको किल करता है। नेक्स्ट आता है सामान्य रूप से प्रयोग लाने वाले एंटीबायोटिक जो है वो कौन सा बेटा, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का क्या काम होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को किल करना, है ना। तो पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था जिसकी खोज एक हादसे में हुई थी। क्यों, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि हमें इसकी खोज करनी है। तो फिर खोज कैसे हो गई इसकी खोज जब फ्लेमिंग, एक वैज्ञानिक थे बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जब वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे अध्ययन कर रहे थे ना, तो अचानक से उन्होंने एक देखा कि उनको जिस प्लेट में वो संवर्धन कर रहे थे उसी प्लेट में उनको एक मोल्ड दिखाई दिया, है ना, धुली हुई प्लेट नहीं थी, उसमें मोल्ड दिखाई दिया वो। तो वो जो मोल्ड था, उसी मोल्ड की वजह से स्टेफाइलोकोकस क्या नहीं कर पा रहा था बेटा, वृद्धि नहीं कर पा रहा था। क्यों, रीज़न सामने है बेटा, क्योंकि वो उस मोल्ड जो था वो कवक था, और उस कवक से जो रसायन निकल रहा था वो स्टेफाइलोकोकस की वृद्धि में सहायक नहीं था।
ठीक है। और इसी मोल्ड से जो रसायन निकल रहा था वो रसायन का नाम क्या था बेटा? पेनिसिलिन। तो ये कवक के द्वारा जो सिक्रीशन था, रसायन जो था, उस रसायन का नाम क्या था बेटा? पेनिसिलिन। और वो कवक क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। यस, पेनिसिलिन नोटेटम। अभी बात हुई थी कि ये पेनिसिलिन कौन सिक्रीट करता है, उत्पन्न होता है, इस कारण इनका नाम जो है बेटा उस कवक के नाम पर इस रसायन का नाम क्या रख दिया हमने? पेनिसिलिन रख दिया। यद्यपि बाद में चेन, ये चेन है बेटा, चेन तथा हार्वर्ड फ्लोरे ने इनकी शक्तिशाली और प्रभावशाली, यानी शक्तिशालीता और प्रभावशालीता के बारे में किसने बताया था? चेन एंड फ्लोरी। खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने। तो इन तीनों के जो भी कार्य है उनको सम्मान के रूप में 1945 के अंदर बेटा क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था तीनों का, है ना। खोज के लिए तो दिया था फ्लेमिंग को, और प्रभाविता और शक्तिशालीता के बारे में बताने के लिए चेन एंड फ्लोरी को दिया गया था। जब इसकी खोज हुई थी ना बेटा, तो इसका यूटिलाइजेशन कब किया गया? क्योंकि उसी समय दूसरा विश्व युद्ध जब इसकी खोज के दौरान ही चल रहा था, तो उसमें जो भी घायल सिपाही थे उनको ठीक किया जा रहा था, है ना। तो लड़ाई करते वक्त कुछ बहुत सारे सिपाही थे जो घायल भी हो रहे थे, इन्फेक्शंस भी हो रहे थे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे थे। तो इसको जब यूटिलाइज किया तो वो सिपाही ठीक होने लगे बच्चों, है ना। तो उसकी वजह से वहाँ पर वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। एंटीबायोटिक की खोज बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं पॉजिटिव रोल प्ले करने वाली थी उस समय। पेनिसिलिन के बाद अन्य सूक्ष्म जीवों से एंटीबायोटिक को भी परिशुद्ध किया जा सकता है। ये अन्य सूक्ष्म जीव कौन हो सकते हैं बेटा? बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं बेटा जिनकी वजह से आप क्या एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो उन्हीं के ही जेनेटिक कॉम्बिनेशन को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं मल्टीप्लाई करने से, है ना। क्या आप अन्य प्रतिजैविक के नाम तथा उनके स्रोतों के बारे में बता सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं बेटा जो बैक्टीरिया के द्वारा बनाए जा सकते हैं, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है। तो हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि लिस्ट बनानी है क्या, हमें नहीं बनानी है। अब आता है बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग हो सकते हैं जिनके लिए एंटीबायोटिक की हम आवश्यकता समझते हैं। तो जैसे प्लेग है, काली खांसी है, डिप्थीरिया है, लेप्रेसी है, कुष्ठ रोग है ना। ये इंग्लिश में और ये इनके हिंदी में नाम है बेटा। तो ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाले रोग थे बेटा पृथ्वी पर, जिनसे काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई थी। बट आज की डेट में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इन सारी बीमारियों पर एंटीबायोटिक की वजह से हमने क्या पा ली है? रोग सिद्ध कर दिया है हमने कि उनकी वृद्धि को हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। एंटीबायोटिक से रहित संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते। ये तो सही है बेटा। अगर आज की डेट में एंटीबायोटिक नहीं होगा तो शायद ही हम ऐसी ऐसी बीमारियों से हमारा जो शरीर है वो फाइट कर पाएगा। तो एंटीबायोटिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट आता है हमारा कि सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग है वो और कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है या किसके फॉर्मेशन में किया जा सकता है। तो सबसे पहला नाम आता है कार्बनिक अम्ल के निर्माण में, अल्कोहल के निर्माण में तो हो ही गया बेटा, और एंजाइम के निर्माण में। व्यावसायिक और औद्योगिक उत्पादकों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकता है। अम्लीय उत्पादकों के उदाहरण में जैसे बेटा कार्बनिक अम्ल है, तो सबसे पहला नाम आता है सिट्रिक एसिड का। तो सिट्रिक एसिड को कौन बनाता है? एस्परजिलस नाइगर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नीट में आपके हर 5 साल में देख लीजिए बेटा। हर 5 साल के अंदर बात करूँ मैं तो एवरेज 3 साल में पूछा ही गया है ये, है ना। ऑल्टरनेटिव साल में ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग्स में पूछा जाता है कि सिट्रिक एसिड को कौन बनाता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन मैच द फॉलोइंग्स में पूछ लिया जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटाइप। ब्यूटारिक एसिड को कौन बनाता है बेटा? ये आपका तीसरा एसिड है। आपको एसिड के नाम याद होने चाहिए बेटा। एसिड के नाम याद होने से ही आपको थोड़ा सा क्लिक हो जाता है कि आपके 4 कोर्स में है एसिड, और 4 में से 3 कौन बना रहा है? बैक्टीरिया। जैसे इधर देखिए आप, फर्स्ट नंबर बैक्टीरिया हो गया, ये भी आपका क्या है? बैक्टीरिया है। और तीसरा लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन भी कौन करता है बेटा? बैक्टीरिया ही तो करता है। सिर्फ एक ही तो है सिट्रिक एसिड जो एस्परजिलस नाइगर के द्वारा बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा इथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए हमने पहले ही बात की थी बेटा, बीवर्स यीस्ट, है ना। तो ये आपका सैक्रोमाइसिस यीस्ट के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब आता है बेटा एंजाइम। एंजाइम देखिए, सबसे पहला लाइपेज। लाइपेज को अपमार्जक के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि बेटा लाइपेज जो होता है ना वो कपड़ों पर आपके जो भी तेल के धब्बे होते हैं, तो ड्राई क्लीनर की शॉप पे हम लाइपेज का ही यूज़ करवाया जाता है, वो यूज़ करते हैं इसको, ताकि तेल के धब्बे क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो एंजाइम ये हो गया। और दूसरा आपका जो एंजाइम रहता है बेटा वो आपके जो भी फ्रूट के जूस होते हैं ना उसको क्लियर करने के लिए हेल्प करता है वो। ठीक है, अब क्लियर करने के लिए कैसे हेल्प करता है ये देखिए बेटा, यहाँ पे
फलों का रस जो भी आप मार्केट से खरीदते हो और एक आप घर पे बनाइए बेटा जूस, घर पे जो बनाते हैं तो उसमें क्या रहता है, गाढ़ापन रहता है, पल्प भी रहता है, इतना क्लियर नहीं होता है वो, है ना। तो जो बाहर आप खरीदते हैं बॉटल, उसके अंदर जो क्लियर रस फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, एक तो पैक्टिनेज और दूसरा प्रोटीएज। ये दो एंजाइम जो होते हैं ये हमारे फलों के रस को क्लियर साफ करने में मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप डायरेक्ट ही कनेक्शन हो जाता है इसका, इन दोनों एंजाइम को, फलों का रस जो होता है उसको स्वच्छ और साफ करने में यूटिलाइज किया जाता है। तीसरा एंजाइम आता है बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम किससे बनता है, स्ट्रेप्टोकोकस जो कि एक बैक्टीरिया होता है, और इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है बेटा रक्त में अगर थक्के जम जाते हैं ना, ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज जो रसायन एंजाइम कह सकते हो, ये उस रक्त के थक्के को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो ब्रेक करने से फिर आप हार्ट अटैक के जो चांसेस रहते हैं बेटा वो आपके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये बचाता है बेटा, बचाव कार्य करता है ये, जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग उन रोगियों में रक्त वाहिनियों के, ये देखिए बेटा रक्त का जो थक्का होता है ना उसको हटाने के लिए किया जाता है। आप इसे क्लॉट, स्फोटक, ब्लस्टर भी कहते हैं, ठीक है, स्फोटक, थक्का स्फोटन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जो कि हृदयाघात के, मायोकार्डिक इन्फेक्शन से, जो मतलब जो भी आपके हार्ट अटैक से गुजरते हैं या कोई इन्फेक्शन से, हार्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन होता है, क्लॉटिंग से रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज उसको क्या कर देता है बेटा, उपचारित कर देता है। तो हमारे एंजाइम और कार्बनिक अम्ल की श्रेणी के अंदर आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा बेटा, एंजाइम हमारे कोर्स में 3 हो चुके हैं, है ना, 3 नहीं 4 कह सकते हैं आप, लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, है ना, पैक्टिनेज हो गया, और आपका ये लास्ट वाला स्ट्रेप्टोकाइनेज। एसिड की बात करते हैं अपन, तो एसिड के अंदर आपके 4 हो गए, सिट्रिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया हमारे पास, एसिटिक एसिड हो गया हमारे पास में, और ब्यूटारिक एसिड हो गया, और लैक्टिक एसिड हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा जैव सक्रिय अणु। जैव सक्रिय अणु का मतलब ये ऐसे केमिकल्स होते हैं बेटा जो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनते हैं, और वो हमारे बहुत ही, एक कहते हैं ना, ऐसे रोगों में हमारी मदद करता है जो अपन सोच भी नहीं सकते कि ये ट्रीटेबल भी हो सकता है क्या, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला जैव सक्रिय अणु जो होता है उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए का काम ये होता है बेटा, जैसे मान लो किसी इंसान की बॉडी में कोई भी दूसरा अंग ट्रांसप्लांट हुआ है, तो हमारी बॉडी में अगर कोई दूसरा अंग ट्रांसप्लांट करेगा तो हमारी बॉडी के लिए तो वो क्या हो गया, फॉरेन पार्टिकल, विदेशी चीज़ हो गई ना वो, और विदेशी चीज़ बॉडी में आते ही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या रिलीज करता है, एंटीबॉडी। तो बेटा जब अंग प्रत्यारोपण के समय एंटीबॉडी रिलीज होने लग गई तो वो तो अंग का प्रत्यारोपण हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए जब अंग प्रत्यारोपण होता है तो हमारी इम्यून सिस्टम क्या हो जानी चाहिए बेटा, सप्रेस हो जानी चाहिए, वरना वो अंग का प्रत्यारोपण फेल हो जाएगा। तो ये साइक्लोस्पोरिन क्या करता है बेटा, साइक्लोस्पोरिन जो होता है ये बेसिकली प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक, इम्यून सप्रेसिव का कार्य के रूप में कार्य करता है ये। तो जो भी पेशेंट जिनके अंदर बॉडी में आपका ये प्रत्यारोपण होता है उनको जिंदगी भर एक टैबलेट्स लेनी ही पड़ती है इसकी, है ना, ताकि वो उनके इम्यून सिस्टम को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। और ये साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है ये किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है बेटा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम, जो कि क्या है, एक कवक होता है, ठीक है। फिर आता है आपका मोनोस्कस परप्यूरियस, ये भी एक यीस्ट है बेटा, और इसी यीस्ट से क्या निकलता है आपका, स्टेटिन। स्टेटिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि स्टेटिन, जैसे यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ये था, यहाँ पर आपका स्टेटिन है, और मोनोस्कस परप्यूरियस के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। और ये क्या काम करता है बेटा, ये आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रक्त में बहुत ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली हमारा रक्त कैसा हो जाता है बेटा, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी के उपापचय में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में ये हमारी मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट, वाहित मल उपचार। वाहित मल उपचार को समझने के लिए बेटा पहले मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के समझा देती हूँ, फिर हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपको एनसीईआरटी की लाइनें सारी समझ में आ जाएगी। देखिए बेटा, वाहित मल उपचार हम उन्हीं जगह पे करते हैं जहाँ पे शहरीकरण होता है, क्योंकि शहरों के अंदर जो व्यर्थ पानी निकलता है घरों से उसमें बहुत ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, मनुष्यों का उत्सर्जी पदार्थ प्रेजेंट होता है, बहुत सारे रोगजनक सूक्ष्म जीव उसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, है ना। तो ये जो भी यहाँ से घरों से जो भी पानी आ रहा है बेटा, ये बेसिकली व्यर्थ जल है ना, तो इसे आप क्या कहते हैं,
वाहित मल कहते हैं, ठीक है, वाहित मल कहते हैं, सीवेज का पानी कहते हैं। इनको बेटा सबसे पहले हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि अगर इसी पानी को अपन नदियों में भेज देंगे बेटा तो नदियों का पानी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये जो पानी घरों का है इनको सबसे पहले हम ट्रीटमेंट देते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक उपचार। पहला उपचार जो होता है वो कैसा होता है, प्राथमिक उपचार होता है। इस प्राथमिक उपचार में क्या करते हैं कि हम 2 स्टेप लेते हैं बेटा। 2 स्टेप कैसे, सबसे पहला स्टेप लेते हैं जिसके अंदर हम इनको क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं। तो यहाँ से पानी फिल्टर, ये सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं और ये क्रमिक होते हैं बेटा। जैसे पहले मान लो बहुत ज़्यादा चौड़े रहते हैं, फिर इसमें थोड़े से कम रहते हैं फिल्टर, फिर और बारीक हो जाते हैं बेटा फिल्टर। तो यहाँ से जो पानी निकलेगा ना बेटा, ये बहुत सारे फिल्टर्स को क्रॉस करते हुए यहाँ से ये पानी बाहर आएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप जो होता है उसे आप कहते हैं क्रमिक नियसंदन। प्राथमिक उपचार में पहले आप क्या लेते हो, क्रमिक नियसंदन, फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर आपकी जो भी तैरती हुई अशुद्धियाँ होती है ना बेटा वो सारी यहाँ पे रुक जाती है, ठीक है। बड़े बड़े पत्थर है या तैरती हुई अशुद्धियाँ होती है वो सारी रुक जाती है। अब यहाँ से पानी अगर छन के आएगा बेटा तो ये तो पहला स्टेप हो गया, ए स्टेप क्रमिक नियसंदन। अब जो भी पानी यहाँ से निकलेगा बेटा इसका हम करते हैं बी, जिसे आप कहते हैं सेडिमेंटेशन, अवसादन। और अवसादन के दौरान यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो मिट्टी होती है ना, छोटे छोटे बारीक मिट्टी है या छोटे छोटे पत्थर है, तो अवसादन के दौरान यहाँ पे आपका प्राइमरी आपंक बन जाता है। नीचे की तरफ कचरा कह सकते हैं आप, नीचे की तरफ ये सारा छोटी छोटी मिट्टी और ये सब रह जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो पानी रहेगा, यहाँ पर तो ये कचरा रह जाएगा बेटा सारा के सारा, ये देखिए नीचे आ जाता है अवसादन के अंदर। और ऊपर वाला जो भाग है बेटा इसे आप कहते हैं प्राथमिक प्लावी, प्राइमरी इफ्यूलेंट। और अवसादन के लिए आप क्या यूज करते हैं बेटा, सेटलिंग टैंक यूज करते हैं। और सेटलिंग टैंक के अंदर ही आपका नीचे की तरफ तो क्या बन जाता है, अवसादन के दौरान जो कि प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर किया जाता है, नीचे की तरफ आपका प्राइमरी आपंक और ये ऊपर क्या रह जाता है, प्लावी। इस प्लावी को अब क्या दिया जाता है बेटा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो ऊपर वाला है उसको क्या दिया जाता है, सेकेंडरी उपचार दिया जाता है। तो पहला उपचार तो बेसिकली क्या था बेटा, भौतिक उपचार था। और भौतिक उपचार के दौरान हम क्या यूटिलाइज करते हैं, फिल्ट्रेशन और अवसादन। अभी भी इसमें कार्बनिक पदार्थ तो प्रेजेंट ही है बेटा, डायरेक्ट तो हम भेज ही नहीं सकते इस पानी को। तो सेकेंडरी उपचार को हम कहते हैं बेटा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल उपचार। वो भौतिक उपचार था, ये बायोलॉजिकल उपचार है। तो अब ये जो प्राथमिक प्लावी आप देख रहे हो, इस प्राथमिक प्लावी को आप एरिएशन टैंक में डाल देते हो बेटा। एक वायवीय टैंक होता है, उस वायवीय टैंक में इस प्राथमिक प्लावी को हम डाल देते हैं इधर। तो जब आप इसमें डालते हो तो इस समय बेटा आपका इसका बीओडी प्रदूषण ज़्यादा है ना, इसमें कार्बनिक अम्ल की मात्रा क्या है, ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर ये कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो ज़्यादा है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जब आप इसको अंदर डालते हो तो यहाँ पर पहले से ही क्या प्रेजेंट होता है, विलोडक। तो ये जो प्राइमरी प्लावी है इसको अच्छे से हिलाता है। ये इसकी वजह से भी हिलाता है बेटा क्योंकि इसके अंदर आपका हम ऑक्सीजन भी क्या कर देते हैं, पंप कर देते हैं, ऑक्सीजन को भी पंप करते हैं। तो ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, प्राइमरी प्लावी को हिलाया जा रहा है, ठीक है। बीओडी आपका ज़्यादा था, पर जब आप इसको हिलाते हो ना बेटा कंटिन्यूसली, तो इसके अंदर एक नेटवर्क बन जाता है और इस नेटवर्क के अंदर आपका कवक भी होता है, ये देखिए, और शैवाल भी होता है। कवक और शैवाल ये मिलकर, बैक्टीरिया भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं ना बेटा यहाँ पे। तो शैवालों का तो इतना यूज़ नहीं रहेगा बेटा इसमें। बैक्टीरिया और कवक मिलकर नेटवर्क बना लेते हैं। ये जो नेटवर्क वाला जाल दिख रहा है आपको ऐसे छोटे छोटे, इसे कहते हैं बेटा उर्णक। क्या कहते हैं, उर्णक। ये क्यों बना, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये उर्णक क्या करते हैं बेटा, इस पानी के अंदर उपस्थित कार्बनिक पदार्थ जो भी है ना, ये इसको यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि बीओडी ज़्यादा कब होता है, जब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा। पर ये कार्बनिक पदार्थ अब कौन यूटिलाइज कर रहा है भाई,
ये कार्बनिक पदार्थ उर्णक यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे उर्णक बनेंगे बेटा कार्बनिक पदार्थों का क्या होगा, यूज होगा, और ये कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब एक बार आपका बीओडी कम हो जाता है, तो यहाँ से आपका जब बीओडी कम हो गया है, तो बीओडी कम होने पर आप इसे किस में डाल देते हैं बेटा, सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं। बीओडी जब कम हो गया तो आप इसे किस में डालेंगे बेटा, सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं। और जब आप बीओडी कम होने पर सेटलिंग टैंक में डालेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ सारे के सारे जो उर्णक है वो इकट्ठा हो जाएंगे, और ऊपर की तरफ जो पानी रहेगा बेटा, ये पानी जो होता है इसे कहते हैं सेकेंडरी प्लावी। इस सेकेंडरी प्लावी को अब आप कहाँ भेज सकते हैं, नदियों में। ठीक है, क्योंकि आपका जो पानी यहाँ से आया था बेटा, जो आपका व्यर्थ जल था, जो आपका सीवेज का पानी था, जो वाहित मल था, इसमें सबसे ज़्यादा क्या था, कार्बनिक पदार्थ थे, निकल गए वो। कार्बनिक पदार्थ के साथ में और क्या थे भाई, यहाँ पे बहुत सारे ये बड़े पत्थर कह दीजिए या तैरती अशुद्धियाँ बोल दीजिए, ये सारी भी हमने निकाल दी। दोनों काम हो गए ना हमारे। ठीक है, उर्णक अपने आप कहाँ पे आ गया, नीचे। अब इस उर्णक को, ये जो भी आपका सेकेंडरी, ये जिसे आप उर्णक कहते हो जो नीचे की तरफ ज्यादा बचा है बेटा, इसको आप कहते हैं एक्टिवेटेड आपंक, स्लज। ठीक है, इस आपंक के अंदर क्या प्रेजेंट है, उर्णक। अब इसे डालते बेटा आप अनॉक्सी ट्रीटमेंट देते हो, अनॉक्सी एनएरोबिक एक्टिवेटेड आपंक पाचक में डाल देते हो बेटा, ये सारा के सारा। जब आप इसे इसमें डालते हो बेटा एनएरोबिक कंडीशन के अंदर, तो यहाँ पे कुछ एनएरोबिक बैक्टीरिया जो होते बेटा, ये उर्णक का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। उर्णक का पाचन होता है किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। और ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, अनॉक्सी। ये बैक्टीरिया यहाँ पे कैसे थे बेटा, निष्क्रिय थे, अब यहाँ पे सक्रिय हो गए। तो इसका पाचन जब होता है बेटा, तो पाचन के फलस्वरूप यहाँ पर हमें CO2 मिलता है, मीथेन मिलता है और H2S मिलता है। इन तीनों गैसों का मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है, बायोगैस। तो ये बेटा हमारा देख लीजिए, जहाँ से पानी आया था वो बहुत ही गंदा पानी था, उस पानी को आपने उपचारित किया, जिसमें हमारी मदद किसने की भाई, कवक और बैक्टीरिया ने मिलके की यहाँ पे मदद। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब आपको NCERT की लाइनें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगर शहरों में व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है। यह व्यर्थ जो भी पानी होता है बेटा शहरों के अंदर, इसमें मुख्य घटक क्या होता है बेटा, मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, इसके अलावा ये जो भी वाहित मल होता है, इसमें और क्या पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ की भी बहुत बड़ी मात्रा होती है। और क्या पाए जाते हैं बेटा, सूक्ष्म जीव। और इन सूक्ष्म जीवों का एक तरीके से आप कह सकते हैं ज़्यादातर कैसे होते हैं, सीवेज के पानी में ज़्यादातर कौन से होते हैं, रोगजनक। प्रकृति में ज़्यादातर कौन से होते हैं, लाभदायक। ये ध्यान रखना, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है बेटा। जब तक सीवेज की बात नहीं आती है तब तक आपको नहीं बोलना है कि वो रोगजनक रहते हैं ज़्यादातर सूक्ष्म जीव। ठीक है, वाहित मल में या जो भी है बेटा, उसमें रोज़ाना निपटना कैसे, भाई इतना सारा वहाँ पे गंदगी है उस पानी में, रोज़ तो हम नहीं साफ कर सकते उसको। तो प्राकृतिक जल स्रोत जैसे नदी झरनों में सीधे विसर्जित नहीं किया जा सकता है। क्यों, आपको पता है बेटा, अगर डायरेक्ट ही हम उसको डाल देंगे तो सारा पानी खराब हो जाएगा। तो विसर्जन से पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, उपचार करना पड़ेगा। और उपचार करने के लिए हमें यहाँ पर किसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा बेटा, परपोषी सूक्ष्म जीव। इसीलिए तो वो कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं बेटा। अगर कार्बनिक पदार्थ को नहीं खाएंगे तो कार्बनिक पदार्थ तो एज इट इज ही रहेंगे। तो आप वहाँ बैक्टीरिया कैसा लेते हो या जो भी सूक्ष्म जीव लेते हो, उनका नेचर कैसा होना चाहिए, परपोषी होना चाहिए। अब देखिए बेटा आप कैसे उपचार करते हो, निम्न पद देखिए जो कि अभी हमने बात की थी यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट, प्राथमिक उपचार। सबसे पहले आप यहाँ प्राथमिक उपचार करोगे तो सबसे पहले क्या करना है भाई, वाहित मल को अंदर जो भी बड़े छोटे कण प्रेजेंट है, अभी अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया बेटा कि यहाँ फिल्ट्रेशन करेंगे और फिल्ट्रेशन के बाद में क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन, अवसादन करेंगे, है ना। तो ये जो भी उपचार होता है वो किस प्रकार का होता है बेटा, भौतिक रूप से, फिर विभिन्न चरणों से अलग किया जाता है। आरंभ में सबसे पहले आप क्या करते हो बेटा, कूड़े करकट का क्रमिक, अनुक्रमिक मतलब सीक्वेंशियल, वो जो मैंने आपको बताई थी ना फिल्ट्रेशन,
पहले बड़ी छन्नी, फिर छोटी, फिर बारीक, तो ऐसे करके सारे जो भी साइज़, अलग अलग प्रकार के साइज़ की जो भी अशुद्धियाँ होती है वो छनती जाती है, ठीक है। इसके बाद जो भी छोटे छोटे जैसे मृदा है या छोटे पत्थर है, पेबल मतलब क्या होता है, पत्थर जो छोटे छोटे होते हैं अवसादन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। सभी ठोस जो प्राथमिक आपंक के नीचे बैठ जाते हैं वह भी प्लावी का निर्माण करता है, यानी जो भी आपका सेटलिंग टैंक में नीचे बैठेगा बेटा वो तो हो गया कचरा, और ऊपर की तरफ जो भी होगा वो उसे आप क्या बोलते हैं, प्राथमिक निस्संदन बोलते हैं, जो कि बाहर की तरफ जाएगा, प्राथमिक प्लावी जिसे कहते हैं। प्राथमिक प्लावी को ही क्या मिलता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो ये देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है वो प्राथमिक जो भी इफ्यूलेंट होता है उसको आप किस में डालते हो, बड़े वायवीय टैंक में डाल देते हैं। बड़े की जगह पर यहाँ छोटा लिखा हुआ आ सकता है बेटा, नीट का स्टेटमेंट का लाइन वाला, ये ध्यान रखना है आपको। जहाँ पर ये लगातार यांत्रिक रूप से क्या करते बेटा, हिलाया जाता है, और वायु को क्या किया जाता है, पंप। वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन की वजह से उसको अंदर पंप किया जाता है। लाभदायक जो भी वायवीय बैक्टीरिया होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, किसके द्वारा बनते हैं, जीवाणु और कवक के तंतु मिलकर क्या बना लेते हैं बेटा, उर्णक। तो ये उर्णक किस वजह से बनते हैं, जब आप उसको बहुत अच्छे से यांत्रिक रूप से हिलाते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये मिल जाते हैं। वृद्धि के दौरान सूक्ष्म जीव जो भी उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं बेटा, वो कार्बनिक पदार्थ को उर्णक क्या करता है, यूटिलाइज करता है, और वही स्राव के बीओडी के को घटाने लगता है, क्योंकि जब पानी आया था ना बेटा प्राथमिक प्लावी से तो बीओडी ज़्यादा था। अब ये उर्णक उनके अंदर कार्बनिक पदार्थों को यूटिलाइज करके उस बीओडी को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो बेटा ये बीओडी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि ऑक्सीजन की उस मात्रा को बीओडी कहते हैं बेटा जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक जो भी पदार्थ है उनकी खपत करके उसको ऑक्सीकृत करे, क्योंकि ऑक्सीकरण करने में ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ेगी बेटा, ऑक्सीडेशन करने के लिए जरूरत ही पड़ेगी वहाँ पे। तो ये यही कहना चाहता है, बीओडी ऑक्सीजन की वो मात्रा होती है जो कि कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने के लिए 1 लीटर पानी में जरूरत पड़ती है हमें। वाहित मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक कि उसका बीओडी नहीं घट जाए, और जैसे ही बेटा बीओडी घटा, उसका बीओडी घटने के दौरान आप जो भी मतलब जल के इस नमूने में जब बीओडी घट गया है तो ऑक्सीजन की दर का मापन बीओडी से परीक्षण कर लेते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन ही बीओडी है। तो बेटा यहाँ पर ये वाला टर्म याद रखना है, प्रत्यक्ष नहीं आता है कभी भी, ध्यान रखना। कार्बनिक पदार्थों का मापन किसके द्वारा करते हैं, बीओडी। तो ये कौन सा रूप हो गया बेटा, अप्रत्यक्ष रूप से बीओडी का मापन, मतलब कार्बनिक पदार्थों का मापन क्या कहलाता है, बीओडी। तो बीओडी के लिए अप्रत्यक्ष शब्द यूज करते हैं। जब व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होगा तब इसकी प्रदूषण क्षमता अधिक होती, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। एक बार वाहित मल या फिर व्यर्थ जल का बीओडी पर्याप्त जब घट जाता है बेटा, तो घटने के बाद में आप उसे फिर वापस से क्या करते हो, वही सेटलिंग टैंक में डालोगे। सेटलिंग टैंक में जब डालते हो बेटा तो नीचे की तरफ आपका क्या मिलेगा, आपको एक्टिवेटेड आपंक मिलेगा ना, स्लज। और इस एक्टिवेटेड स्लज का जो भी नीचे की तरफ है बेटा, कुछ भाग वापस से कहाँ डाल देते हो, वायवीय टैंक में। जैसे मैंने ये बताया था ना डायग्राम के अंदर कि एक्टिवेटेड स्लज था बेटा, इसका 99 आप ये कह सकते हो 95% पार्ट तो आप कहाँ डाल देते हो, ये डाइजेस्टर में। 5% पार्ट आप वापस से कहाँ डाल सकते हो बेटा, इधर, क्योंकि इसमें है क्या, उर्णक ही तो है, और उर्णक हमारे लिए क्या होता है, अच्छा होता है, वही तो उसको डाइजेस्ट करता है ना। तो ये उसी की बात कर रहा है एनसीईआरटी, ठीक है बेटा। तो छोटे से भाग को फिर से वायवीय टैंक में डाल देते हैं, और ये किसकी तरह काम आता है बेटा, निवेश द्रव्य। वही जैसे अपन दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं तो दूध में आप क्या डालते हो, बैक्टीरिया डालते हो ना, वैसे ही ये उर्णक वापस से डाल सकते हो आप। आपंग का बचा कुचा भाग जो होता है ना नीचे वाला, वो आप क्या कर देते हो बेटा, किसी ये मुख्य भाग जो होता है उसे किस में डाल देते हैं अपन, अवायवीय स्लज डाइजेस्टर में। और जब वहाँ डालोगे बेटा तो जीवाणुओं की अवायवीय किस्म जो होती है बेटा वो वृद्धि करेगी और उनका पाचन कर लेगी, किसका, उर्णक का। और जब उर्णक का पाचन करेगी ये, तो उर्णक का पाचन करते ही ये क्या निकालेगी बेटा, मिश्रण निकालते, किसका, H2S का मिश्रण निकालेगी, CO2 का मिश्रण निकालेगी, और मीथेन का, जो मैंने अभी बताया था आपको डायग्राम के अंदर। और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, बायोगैस। तो वाहित मल उपचार का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, बायोगैस। और क्योंकि मीथेन आपकी ज्वलनशील होती है बेटा, तो आप इनका उपयोग कहाँ पे कर सकते हो, लाइटनिंग में कर सकते हो, कुकिंग में कर सकते हो, प्रकाश तो उत्पन्न होता ही है ना इसके द्वारा। द्वितीय उपचार प्लांट से बहिस्रावित सामान्य जल प्राकृतिक स्रोत अब आप कहाँ पे डाल सकते हो बेटा, नदियों में डाल सकते हो। वाहित मल उपचार संयंत्र आपका डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, यहाँ पे ये देखिए। इस तरीके से ये विभिन्न प्रकार के बेटा सेटलिंग टैंक हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये सारे के सारे टैंक यहाँ पे दे रखे होते हैं।
आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सूक्ष्म जीव प्रतिदिन विश्व भर में व्यर्थ पानी को लाखों करोड़ों गैलन पानी के उपचार में महत्वपूर्ण हमारा हेल्प करते हैं ये, ठीक है ना बेटा। क्योंकि हमने कोई यहाँ पे नेचुरली वो चीज़ें क्या हुई है, साफ़ हुई है, हमने कोई केमिकल नहीं डाला, तो पानी तो आपका साफ ही है, बस उस पानी में जो भी कार्बनिक पदार्थ था वो हमारा क्या हो गया है, सूक्ष्म जीवों की वजह से हट गया है, वहाँ पे सफाई हो चुकी है, ठीक है। अब आज के दिन तक कोई भी मनुष्य द्वारा तैयार की गई प्रौद्योगिक वाहित मल सूक्ष्मजीवी उपचार के सामने टिक नहीं पाती। यानी हम कितने भी एडवांस हो जाए बेटा, बिना केमिकल के हमारा काम चलता नहीं है। और अगर केमिकल आप किसी चीज़ में डालोगे बेटा, वो कहीं ना कहीं हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान ही पहुंचाएगा। तो इसीलिए सूक्ष्मजीव जो होते हैं बेटा, वो अच्छे वाले सूक्ष्मजीव हैं जो किसको खा रहे हैं बेटा, कार्बनिक पदार्थों को खा रहे हैं। आप जानते हैं कि बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण पहले की तुलना में वाहित मल की एक बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न हुई है। तो बेटा जैसे जैसे आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, शहरों के अंदर आपका वाहित मल जो है उसकी मात्रा भी बढ़ती जा रही है। तो बड़े शहरों के अंदर तो बेटा ये जो ट्रीटमेंट वाला उपचार करने वाला जो प्लांट है ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो संख्या पर्याप्त नहीं बढ़ाई गई है, इसीलिए अनवाहित वाहित मल को सीधे ही नदियों में छोड़ दिया जाता है। परिणामतः प्रदूषण और जल जनित रोगों की संख्या बढ़ जाती है। तो बेटा वही बात है ना कि शहरों से जो भी गंदा पानी अगर हम नई ट्रीटमेंट करेंगे तो नदियाँ खराब होगी, नदियाँ खराब होगी तो वहाँ के जीव जंतु हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, प्रभावित होंगे, संक्रमण होगा, बीमारियाँ फैलेगी। तो ये तो हमें उपचार करना ही चाहिए। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए बेटा, वही जहाँ पे लोग धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं बेटा, वो गंगा एक्शन प्लांट और यमुना एक्शन प्लांट जैसी योजनाओं का सूत्रपात किया जाता है। और इन्हीं योजनाओं की वजह से बेटा, जैसे अभी ये जब भी हम बात करते हैं कि महाकुंभ जब हुआ था, अभी कितनी गंदगी हुई थी बेटा, तो वहाँ पर भी तो ये ट्रीटमेंट करना ज़रूरी था ना। तो जितनी भी तैरती हुई अशुद्धियाँ थी उनको साफ़ किया गया था, फिर उसमें जो भी व्यर्थ जो भी कार्बनिक पदार्थ थे उनको भी वहाँ से नष्ट किया गया था। तो वो पानी वापस से क्या हो सकता है बेटा, साफ़, क्योंकि वही पानी बाद में कहाँ जाता है, शहरों में यूटिलाइज़ किया जाता है। तो वही चीज़ बेटा यहाँ पर गंगा और जमुना एक्शन प्लांट के लिए की जाती है कि भाई वो पानी आप गंदा करते हो तो वो साफ़ भी तो होना चाहिए ना वापस, ठीक है। तो वाहित मल उपचार संयंत्र को बनने के प्रस्ताव है ताकि केवल उपचारित वाहित मल को ही नदियों में छोड़ा जा सके, ठीक है। आप अपने आसपास में अगर वाहित मल उपचार संयंत्र में जाए तो आप वहाँ पे देखेंगे बेटा, आपको बहुत अच्छा नॉलेज वहाँ से मिलेगा कि किस तरीके से पानी को साफ किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा सूक्ष्म जीवों का बायोगैस फॉर्मेशन में, जो कि गांवों के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला एक प्लांट होता है। जैसे कि मैं कहती हूँ वाहित मल उपचार कहाँ पे होता है, शहरों में, वैसे ही बायोगैस का उत्पादन कहाँ पे होगा बेटा, गाँवों में। अब वहाँ पे बायोगैस जो बनी थी बेटा उसमें भी मीथेन था, इधर भी मीथेन ही तो है, पर यहाँ पर देखो बेटा स्रोत क्या है और एटमॉस्फेयर क्या होता है बनाने का, वो देखिए। सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया के अंदर हमने पढ़ा है बेटा कि जो भी सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं या उपापचय करते हैं तो विभिन्न किस्म की क्या करती है बेटा, गैसीय उत्पादन तो वो करते ही करते हैं, ठीक है। अब गैस उत्पादन होती है सूक्ष्म जीवों द्वारा खपत किए गए कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करती है। तो कार्बनिक पदार्थ जैसा होगा वहाँ पे मीडियम में, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, गैस का उत्सर्जन होगा वहाँ पे। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ गीले आटे का किण्वन करना है या पनीर चीज़ बनाना है या पेय पदार्थ का उत्पादन करता है तो उसमें मेनली क्या निकलता है बेटा, CO2 निकलता है। तो जैसा आपका उत्पादन करते हो आप अगर किसी गैस का, तो प्रोडक्ट पर भी तो निर्भर करेगा ना यहाँ पे। और कुछ बैक्टीरिया होते बेटा जो कि सेल्यूलोज, जैसे सेल्यूलोज का पाचन होगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, अवायवीय रूप से अगर करोगे तो वो CO2 और H2O के साथ में, H2 के साथ में क्या निकालते बेटा, मीथेन भी निकालते हैं। यानी कि मिथेनोजन जो होते हैं बेटा, सेल्यूलोज कहाँ पे होता है, गोबर के अंदर प्रेजेंट होगा। गाय अगर जो भी घास फूस खाती है बेटा तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सेल्यूलोज होगा, तो उनके उत्सर्जी पदार्थ में भी सेल्यूलोज होगा। अब उस गोबर में क्या प्रेजेंट है, मिथेनोबैक्टीरियम, आर्कीबैक्टीरिया। तो वो जब उसका पाचन करेगा सेल्यूलोज का, तो सेल्यूलोज को पाचन अवायवीय रूप में करेगा तो मीथेन के साथ में क्या निकालेगा, CO2 और H2। अब ध्यान रखो ये H2 किस में बनती है, जो उत्पाद कौन सा है आपका, ये उत्पाद किसका है आपका, सेल्यूलोज के अपघटन का। वहाँ पर H2S होता है बेटा, तो वहाँ पर जो कार्बनिक पदार्थ था वो किसका, एक तरीके से आप कह सकते हैं उत्पाद था, मनुष्यों के मलमूत्र का था वो। तो वहाँ पर तो बनता है H2S, यहाँ बनता है हाइड्रोजन। तो ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, बायोगैस दोनों जगह बनती है, मीथेन CO2 दोनों जगह बनता है, बट वहाँ H2S था और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पर इसको बनाने वाला कौन है भाई, मिथेनोजन। और वहाँ पर अगर मैं वाहित मल की बात करती हूँ तो वाहित मल के अंदर आपके कौन से बैक्टीरिया का नाम नहीं था, अवायवीय बैक्टीरिया था बेटा नाम, है ना।
अब इसमें मिथेनोजन का नाम जो है वो क्या दिया गया एनसीईआरटी में, मिथेनोबैक्टीरियम। और मिथेनोबैक्टीरियम जो होता है अवायवीय रूप में पाया जाता है बेटा, जो कि वाहित मल में एनसीईआरटी भी कह रहा है, पहले हमने आपकी बात की थी इसके बारे में। अब ये कहाँ प्रेजेंट है, ये आपके जीवाणुओं के प्रथम आमाशय, यानी जो भी आपके जो भी ये जीवाणु होते हैं ये मनुष्यों के प्रथम आमाशय में प्रेजेंट रहता है। और र्यूमेन में क्या करेगा बेटा, सेल्यूलोज पदार्थों की बड़ी मात्रा उपलब्ध रहती है। र्यूमेन में यह सेल्यूलोज को तोड़ने में और पशुओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका देता है। क्या आप समझने में, आहार में उपस्थित सेल्यूलोज को हम मानव भी पचाने के योग्य है बेटा, तो हमारे अंदर इतनी आसानी से सेल्यूलोज पाचन नहीं होता, इसीलिए हम सारी चीज़ों को पका कर खाते बेटा, है ना। कच्चा अगर हम खाते हैं तो वो बहुत मुश्किल से पचता है। इस प्रकार मनुष्यों का जो भी गोबर होता है बेटा, ये कह रहे हैं ना, मनुष्य पशुओं का जो भी डंग होता है उससे गोबर कहते हैं, तो वहाँ पर भी ये जीवाणु जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं। कौन से जीवाणु, यही आपके मिथेनोबैक्टीरियम। तो आंत में तो है ही है बेटा, प्रथम आमाशय में तो है ही है, गोबर में भी प्रेजेंट होता है, और गोबर में भी सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है बेटा, और इसी सेल्यूलोज की पाचन की वजह से आपका क्या होता है, बायोगैस का फॉर्मेशन होता है, जिसे गोबर गैस भी कहते हैं हम। नेक्स्ट, बायोगैस जब बनाते हैं बेटा तो इसमें क्या करते हैं, एक 10 से 15 फीट गहरा आप एक टैंक लेते हैं बेटा। इस टैंक के अंदर आप क्या डाल देते हो, गोबर, और गोबर के साथ में थोड़ा सा पानी, और गोबर और पानी को मिलाकर इसे आप क्या कहते हो, स्लरी या स्तरी कहते हो। तो वो आपने उसमें डाल दिया टैंक के अंदर, कंक्रीट का टैंक होता है, और ऊपर से आपने ढक्कन लगा दिया, ठीक है। नीचे ये आपका टैंक है, इसमें आपने स्लरी डाल दी और ऊपर आपका ढक्कन लगा दिया। अब बेटा नीचे कौन सा वातावरण हो गया, अवायवीय। अवायवीय वातावरण होगा तो उसमें जो प्रेजेंट बैक्टीरिया है वो क्या बनाएगा, बायोगैस। बायोगैस से ये ढक्कन कहाँ हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि ढक्कन ऊपर होगा या नीचे होगा, तो ऊपर ही तो होगा बेटा, गैस बनेगी तो वो क्या करेगा, ढक्कन के ऊपर दबाव डालेगा। बायोगैस निष्कासन के लिए एक पाइप भी लगा देते बेटा, जो मैंने आपको कहा ना कि नीचे से गैस निकलती है तो वो एक पाइप के द्वारा क्या निकल जाती है, बाहर। और इसी पाइप की सहायता से आसपास के घरों में क्या होता है बेटा, बायोगैस की आपूर्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को बेटा अवेयर किया जाता है, ग्रामीण लोगों को बताया जाता है कि भाई आप अपने गोबर, जो भी गायों के गोबर है उसको वेस्ट मत करो, आप कंक्रीट का टैंक बनवाइए, उसमें डालिए, एनारोबिक वहाँ पर कंडीशन दो उनको, ढक्कन। इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है बेटा बनाने के लिए, कि भाई आप कंक्रीट का टैंक बनवाइए और आराम से उसके अंदर बायोगैस का फॉर्मेशन करिए, तो आपका ज़ीरो वेस्ट प्लांट भी कहलाएगा, ये गंदगी भी नहीं होगी। और जो भी अगर बायोगैस बनने के बाद में बचा हुआ कचरा भी है बेटा, तो वो भी आपको खेतों में एज ए खाद की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं आप। तो ये देखिए बेटा, बायोगैस जो होता है वो प्रयोग खाने में भी करते हैं और प्रकाश में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसके लिए लोगों को अवेयर करवाने के लिए गवर्नमेंट ने बेटा ये देखिए 2 अनुसंधान कह सकते हैं संस्थान है। एक तो है भारतीय यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, ये गवर्नमेंट की तरफ से बेटा लोगों को अवेयर करने वाला संस्थान है। और दूसरा है बेटा खादी एंड ग्रामीण उद्योग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एंड कमीशन, ये 2 है बेटा। और इनके प्रयासों की वजह से ही लोग इसके लिए क्या हुए हैं बेटा, अवेयर। तो लोगों को, स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए, जो गांव के हैं लोगों को अवेयर करना चाहिए आसपास में कि वो किस तरीके से बायोगैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए बेटा, ये रहा आपका टैंक। इस टैंक में आपने गोबर और जल की स्लरी डाली। जैसे ही स्लरी डाली बेटा, इस स्लरी के अंदर की तरफ आपके जो भी मिथेनोजन होते हैं, ये मिथेनोजन गोबर में प्रेजेंट सेल्यूलोज पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। जब ये सेल्यूलोज का पाचन करेंगे बेटा, तो यहाँ से आपकी गैस से CH4 + CO2 + हाइड्रोजन, ये मिश्रित रूप से क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में H2 आएगा और ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, बायोगैस। और ये बायोगैस फिर बेटा घरों के अंदर आपको यूटिलाइज हो जाती है। और जो भी ये कचरा रहेगा बेटा, ये कचरा एज अ उर्वरक के रूप में क्या ले लेते हैं, काम में ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी बेटा सूक्ष्म जीव ही तो काम आया ना इसको अच्छे से ट्रीट करने के लिए। फिर आता है आपका जैव नियंत्रक। भाई देखिए सीधी सी बात है, अगर पृथ्वी पर आपको कोई भी कंट्रोल करना है किसी भी चीज़ का, सूक्ष्म जीवों का, या फिर आप जो भी इंसेक्ट है उनको कंट्रोल करना है, तो आप क्या, इंसेक्ट को अगर मारना है या किसी भी ऐसे जीव को मारना जो हमें नुकसान पहुंचाता है, तो केमिकल का यूज़ करते हैं अपन। पर वो केमिकल देखो बेटा मृदा को भी नुकसान पहुंचाता है, हमें भी नुकसान पहुंचाता है, पादप को भी नुकसान पहुंचाता है। तो हमें उससे छुटकारा पाना है ना। तो छुटकारा पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे जीवों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो उन नुकसानदायी
जीवों को खा जाए। तो उन नुकसानदायी जीवों को अगर वो खाएगा तो उसका तो पेट भर गया और हमें छुटकारा मिल गया। तो हमें केमिकल के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। तो बायो कंट्रोल का मेन कॉन्सेप्ट यही है बेटा कि बायो कंट्रोल की वजह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, नियंत्रण कर सकते हैं। हम रसायन पर निर्भर नहीं रहेंगे, पर बशर्ते कि हमें जिसको मारना है उसका भी आहार या पोषण या उसका स्थान पता होना चाहिए, और जो मारता है उसका भी हमें सारा डिटेल में पता होना चाहिए कि उसको कौन सी चीज़ पसंद है। तभी तो होगा बेटा। हम इंट्रोड्यूस कब करेंगे जैव नियंत्रक को? तभी तो करेंगे जब हमको पता है कि उसे क्या चीज़ पसंद है और क्या नहीं है। तो पादप रोगों पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग क्या कहलाता है बेटा? जैव नियंत्रक। यानी जैव नियंत्रक का प्रयोग किसके सापेक्ष होता है? पादप रोग, यानी पादप रोग या फिर जो पीड़क होते हैं बेटा, जो पादपों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनके निवारण के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। आधुनिक समाज में समस्याएं रसायन की वजह से हो रही है। कीटनाशी, ये रसायन कीटनाशी है और पीड़कनाशी है कि बढ़ते प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जा सकती है ना। ये रसायन मनुष्य, ये देखिए बेटा, अगर आप आधुनिक समाज की बात करें तो जैव नियंत्रक के बारे में कोई नहीं सोचेगा। सब ये सोचेंगे भैया कितना जल्दी फ्री हो जाए हम लोग, केमिकल छिड़को भाई, है ना। तो हम ये रसायन देखो बेटा, मनुष्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जीव जंतुओं के लिए भी क्या करते हैं, नुकसान, विषैले होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो हम क्यों ऐसा माने कि हम रसायन को यूज करें बेटा, है ना। तो ये मृदा को भी, तो चाहे वो भूमिगत जल है, मृदा है, इन सबको क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। हानि किस रूप में? साग सब्जियां, फसल, इन सब के अंदर क्या आ जाएगा, रसायन, जिससे वो भी क्या हो जाएंगे, सब खराब हो जाएंगे। खरपतवार नाशी है बेटा, अपन खरपतवार नाशी केमिकल को क्यों डालते हैं? ताकि खरपतवार न हो, पर मृदा तो खराब हो गई ना बेटा, ठीक है। यह भी हमारी मृदा को प्रदूषित करते, तो इससे अच्छा तो खरपतवार खाने वालों को इंट्रोड्यूस कर दो बेटा, उनका पेट भी भर जाएगा। पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण कृषि में पीड़कों के नियंत्रण की वह विधि, ये ऐसी विधि है बेटा जो रसायनों के प्रयोग की तुलना में प्राकृतिक परिभक्षण, यानी प्राकृतिक परिभक्षण मैंने क्या कहा था आप लोगों को, आपको ऐसे जीवों को इंट्रोड्यूस करना है बेटा जो उसका खाना हो, ताकि वो नेचुरली उसको खाए। दोनों को एक से छुटकारा मिल जाएगा और एक का खाना पेट भर जाएगा ना बेटा। तो ऑर्गेनिक फार्मर के अनुसार जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि अगर जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा ही आपका इकोसिस्टम कैसा होगा, हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, है ना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा और जनसंख्या भी नियंत्रित रहेगी वहाँ पे। भूदृष्टि पर जितनी अधिक किस्में होगी वह उतनी ही अधिक क्या देता है बेटा, स्थायित्व देगा। यानी एक जाति खत्म हुई तो दूसरी अवेलेबल है हमारे पास में, तो जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी उतना ज़्यादा क्या होगा, स्थायित्व प्रेजेंट होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ऑर्गेनिक कृषि एक तंत्र को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं जिसमें कीट, इन्हें पीड़क भी कहते हैं, उन्मूलित न हो, वे इनके बजाय नियंत्रक स्तर को एक ऐसा जीवित, मतलब आप वहाँ पे अगर आपको जैव नियंत्रण करना है ना बेटा, तो रसायन यूज मत करिए, आप एक जीवित और कंपायमान पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जांच के जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी आपका एक ऐसा तंत्र बनाना ही ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब एक आधार है, जिसमें भैया आपका इकोसिस्टम भी बनता रहे और किसी को नुकसान भी नहीं हो। आप तो उसके लिए तो बायोडाइवर्सिटी होना ज़रूरी है ना, एक दूसरे पर निर्भरता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अधिक परंपरागत फार्मिंग प्रैक्टिस के विपरीत बहुधा लाभप्रद तथा हानिप्रद बागवानी जीवों को रसायन प्रयोग द्वारा मार दिया जाता है। तो जनरली तो हम क्या यूज़ करते हैं, रसायन का यूज़ करते हैं, है ना, पर हमें रसायन का यूज़ नहीं करना है, हमें जैव नियंत्रण करना है। जैव नियंत्रण करने के लिए हमें पारस्परिक क्रियाओं के बारे में क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। हमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के बारे में पता होना चाहिए। यस, अगर मैं कहती हूँ बेटा कि अगर हम इसको, एक ऑर्गेनिक कृषक को अगर हमें पता चल जाता है कि बहुत अच्छे से वो एक इकोसिस्टम के लिए उसको सारी सूचनाएं पता है वहाँ पे, तो यहाँ पर बहुधा ही जिसकी वजह से हम परेशान हैं बेटा, उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। किसके द्वारा, परभक्षण के द्वारा हटा सकते हैं जो नुकसानदायक है। तो ये यही कहना चाहता है बेटा, देखिए ऑर्गेनिक फार्मर में बहुधा एक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है, जैसे कि जीवों का उन्मूलन, जिन्हें बहुधा पीड़क कहा गया है, उनका उन्मूलन केवल असंभव ही नहीं अवांछनीय भी है। यानी हमें पीड़क नहीं चाहिए भाई, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो तो हमें चाहिए ही नहीं वो, तो इनके बिना लाभप्रद परभक्षी परजीवी कीट जीवित नहीं रह पाएंगे जो पीड़क पर अपने पोषण और भोजन के लिए आश्रित है। यानी हमें ऐसे परभक्षी और परजीवी को बेटा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि जिसका वो खाना है, और अगर हमें पता है कि ये उसका खाना है,
तो ऑब्वियसली बेटा पीड़क अगर वहाँ पे है तो 100% वहाँ से क्या हो जाएगा, विमुक्त हो जाएगा, क्योंकि उनको कौन खाने वाला है, यही तो खाने वाले हैं जो उनके ऊपर आश्रित है, परभक्षी और परजीवी। तो एक ऐसा ही सिस्टम तैयार करने का मकसद किसका होता है, ऑर्गेनिक फार्मर का। इस प्रकार जैव रासायनिक विधि से विषाक्त रसायन पीड़कनाशियों पर हमारी आश्रितता क्या हो जाती है, वो काफ़ी हद तक घट जाती है। इसमें आपका क्या लिखा हुआ आ सकता है बेटा, स्टेटमेंट, बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, जैव वैज्ञानिक फार्मिंग के प्रस्ताव का महत्वपूर्ण विभिन्न जीवों के रूप में अर्थात खेतों को परभक्षी तथा पीड़कों द्वारा उनके जीवन चक्र, यानी हमें दोनों का पता होना चाहिए बेटा, जीवन चक्र, आहार ग्रहण करने की विधि और उनके आवास के बारे में पता होना चाहिए, तभी हमारा ये बायो कंट्रोल मैकेनिज्म सक्सेसफुल होगा। बिना इन तीनों के तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये सारे जैव नियंत्रण के लिए हमारे पास में बहुत अच्छे स्रोत होते हैं, हमारे पास में नॉलेज होनी चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल्स है बेटा हमारे एनसीईआरटी के अंदर कि कौन कौन से बायो कंट्रोलर होते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करती हूँ बेटा, भृंग, जिसके ऊपर लाल और काली धारियां प्रेजेंट होती है। दूसरा है बेटा ड्रैगन फ्लाइज। अब जो आपका ये लेडी बर्ड रहता है बेटा, ये तो किसको खाता है, एफिड को। ड्रैगन फ्लाई किसको खाता है, मच्छर को, क्रमशः लिखा है ना, तो ये तो इसको खा जाता है बेटा और ये इसको खा जाता है, तो कंट्रोलर हो गया, ये खाना हो गया उसके लिए। दूसरा, तीसरा आता है बेटा हमारे पास में बैक्टीरिया होता है बेसिलस थ्रोनोजेनेसिस। ठीक है, ये बेसिलस थ्रोनोजेनेसिस क्या करते हैं बेटा, इनके स्पोर्स होते हैं, ये देखिए ये रहे इनके स्पोर्स। ये स्पोर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर होता है ना, लार्वा स्टेज, इसको मारने में सहायता करता है, क्योंकि ये कैटरपिलर पत्तियों को खा जाता है बेटा। पत्तियों को खाएगा तो क्या होगा, पत्तियों को खाएगा तो फोटोसिंथेटिक पार्ट नष्ट हो जाएगा ना, तो पादप को नुकसान हो जाएगा। तो ये कैटरपिलर किन पादपों पर अटैक करता है बेटा, एक तो सरसों और दूसरा फल वृक्षों पर अटैक करता है। तो इन लार्वा को हमें क्या करना है बेटा, मारना है। तो जब भी ये कैटरपिलर ये इन शुष्क बीजाणुओं को जो पानी के साथ मिश्रण करके हमने स्प्रे किया था, जैसे ही उन पत्तियों को खाता है जिस पर ये स्प्रे था, ये जो भी आपका मिश्रण होता है ये कीट लार्वा को खा लेता है और छिड़काव के द्वारा उसके ऊपर शुष्क बीजाणु है ये उसकी पाचन नली में चले जाते हैं, और पाचन नली में जैसे ही जाते बेटा बीजाणु ये टॉक्सिन निकालते हैं और लार्वा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये बीटी का ही यहाँ पर है बेटा रोल जैव नियंत्रण के रूप में। तो हमने कैटरपिलर को केमिकल के द्वारा नहीं मारा, हमने उसे बैक्टीरिया के सूक्ष्म बीजाणुओं के द्वारा मारा। ठीक है, जीवाणुवीय रोग कैटरपिलर को मार देता है परंतु अन्य कीटों को हानि नहीं पहुंचाता है, यानी कि उसका मेन टारगेट कौन है भाई, कैटरपिलर है, बाकी किसी को नष्ट नहीं करता है। कोई भी खा लेगा तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पिछले दशक में आनुवांशिकी अभियांत्रिकी विधि के विकास को वैज्ञानिकों ने क्या किया बेटा, इसका जो भी टॉक्सिन जीन है, बीटी का जो टॉक्सिन जीन है उसको क्या कर दिया बेटा, पादप के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर दिया। अब पादप में जब आप इसको इंट्रोड्यूस कर दोगे तो ऐसे पादप पीड़क द्वारा किए गए आक्रमण के प्रति क्या हो जाएंगे, प्रतिरोधी, वो तो मर जाएंगे ना, क्योंकि आपने वो टॉक्सिक जीन कहाँ डाल दिया, प्लांट के अंदर डाल दिया है। ठीक है, बीटी कॉटन है जैसे, तो बीटी कॉटन के ऊपर कोई अटैक ही नहीं करेगा बेटा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी हमने बायोटेक के द्वारा ये जो भी इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हमने उसको इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है उस जीन को जिससे टॉक्सिन्स निकलते हैं। जैव नियंत्रण के तहत आपका एक और आता है बेटा कवक, ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा जो होता है बेटा वो बेसिकली कहाँ रहता है, रूट में। ये स्वतंत्र मुक्त जीवी कवक होता है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बेटा, मुक्त जीवी, आश्रित नहीं होता है ट्राइकोडर्मा, मुक्त जीवी होता है, और ये पादप के रोग जनकों पर क्या डालता है, प्रभाव डालता है बेटा, प्रभावशील, मतलब कह सकते हैं आप इफेक्टिव, जो भी रोग जनक होते हैं उसको ये मारने का कार्य करता है। तो बेसिकली हमारे पास अब तक कौन कौन से नाम आ गए बेटा जो बायो कंट्रोलर है, सबसे पहला आ गया हमारे पास में लेडी बर्ड आ गया, ड्रैगन फ्लाई आ गया, बेसिलस थ्रोनोजेनेसिस आ गया, और फिर हमारे पास में ट्राइकोडर्मा। एक और है बेटा बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस जो रहता है बेटा ये बेसिकली ऐसा वायरस है बेटा जो किस पे अटैक करता है, कीट पे और ऑर्थ्रोपोडा पर अटैक करता है। ये वो कीट और ऑर्थ्रोपोडा है जो हानिकारक है ना, अच्छे नहीं होते हैं ये, और ये एक ऐसे वंश, ये जीन्स नहीं है बेटा, ये वंश है ना, ये कैसे वंश से बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रो वायरस एक वंश होता है बेटा, जैसे जाति और वंश होते हैं ना, उस वंश से बिलोंग करता है। बैक्यूलोवायरस का वंश क्या होता है, न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रो वायरस होता है ये, और ये विषाणु, ये जो वायरस होता है बेटा ये हर किसी पर अटैक नहीं करता, ये प्रजाति विशेष होता है, हर किसी पर अटैक नहीं करता है बेटा, इसीलिए इनका स्पेक्ट्रम कीटनाशी कैसा होता है, संकीर्ण होता है। ठीक है, तो इसमें आपके दो आ सकते हैं, जाति अविशेष
अविशिष्ट आ सकता है लिखा हुआ और इसमें आपका विस्तृत आ सकता है। ये दो शब्द बेटा ध्यान रखना है, इनको आपको ऑपोजिट करके पूछ लिया जाता है ना एनसीईआरटी की लाइंस को, तो ध्यान रखना है। और इनका जो भी नेगेटिव इफेक्ट होता है बेटा वो ना तो पादपों पे होता है, ना स्तनधारियों पे, ना पक्षियों पे, ना मछलियों पे, और न ही लक्ष्य विहीन कीट पर। ये सिर्फ किस पे अटैक करते हैं बेटा, जो लक्ष्य युक्त होते हैं उन्हीं को ये अटैक करता है, उन्हीं को ये मारता है, बाकी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे बेसिलस थ्रोनोजेनेसिस था बेटा, अगर वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा तो वो हर किसी के लिए नेगेटिव थोड़ी होगा, वो पर्टिकुलर उसी के लिए होगा जो नुकसान पहुंचाना चाहता है। ठीक है बेटा, तो इनके द्वारा हम कह सकते हैं बेटा कि जो भी आपके पीड़क को कंट्रोल करना है, जो हमें हानि पहुंचाता है, उसके लिए आप आराम से संरक्षण कर सकते हैं, हम बचाव कर सकते हैं हमारी फसलों को। नेक्स्ट आता है हमारा जैव उर्वरक, यानी कि जैव कंट्रोलर के साथ में बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास में उदाहरण है बेटा जो मृदा की उर्वरकता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यानी कि आपका जो लिस्ट अगर हम तैयार करते हैं बेटा पॉजिटिव रोल के लिए, घरेलू उत्पाद हो गया, अल्कोहल निर्माण हो गया है ना, प्रतिजैविक निर्माण हो गया, कार्बनिक अम्ल निर्माण हो गया, एंजाइम निर्माण हो गया, जैव सक्रिय अणु हो गया, वाहितमल उपचार हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका बायोगैस का फॉर्मेशन हो गया, देन उसके बाद में हमने जैव नियंत्रक की बात की, और अब लास्ट टॉपिक है हमारा कि सूक्ष्म जीव कैसे हमारे जैव उर्वरक के रूप में काम आते हैं, है ना। हमें केमिकल्स के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, ना तो कंट्रोल की वजह से हमें निर्भर रहना पड़ेगा और न ही उर्वरकता को बढ़ाने के लिए हमें उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। तो बेटा कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए रसायन उर्वरकों का प्रयोग क्या किया जा रहा है बेटा, बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि हमारी डिमांड है ज़्यादा और हमारा उत्पादन क्या है, कम। तो उसके लिए बेटा हम ऐसा मानते हैं कि अगर रासायनिक उर्वरक ज़्यादा यूज़ करेंगे तो नुकसान ही है हमारा, अगर ये नहीं करेंगे बेटा बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक खेती करने पर तथा जैव उर्वरकों के प्रयोग पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रसायन मैंने बताया बेटा मृदा को नुकसान पहुंचाएगा, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाएगा, फसलों को नुकसान पहुंचाएगा, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाएगा, तो दबाव तो बना हुआ है ही है बेटा। तो जैव उर्वरक एक प्रकार का जीव होता है बेटा जो मृदा की पोषक उर्वरकता को क्या बढ़ाता है, इंक्रीज करता है ये। अब इसमें आज की डेट में अगर हम पता करें बेटा तो कृषि उत्पादकों की जो बढ़ती हुई मांग है उनमें रसायन का प्रयोग जो होता है वो महत्वपूर्ण, एक तरीके से प्रदूषण के लिए क्या है, महत्वपूर्ण हो गया। यहाँ पर हमें ये बहुत समझना ज़रूरी है बेटा कि इनके प्रयोग से बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि नेगेटिव हमारा जो भी मृदा का लेवल है या उनकी पोषकता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमें उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा बेटा, कंट्रोल करना पड़ेगा। पोषक पदार्थ जो भी हैं उनका जो लेवल है बेटा उनको हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आपने इसे मेंटेन नहीं किया तो डेफिनेटली हमारा कुछ समय के पश्चात क्या होगा, लॉस हो जाएगा मृदा का और जो भी जीव है हमारे आसपास में जो भी है। अब जैव उर्वरकों के रूप में सबसे पहले अगर हम बात करते बेटा तो जीवाणु है, कवक है और साइनोबैक्टीरिया है ना। तो ये तीन ऐसे हमारे जीव हैं बेटा पृथ्वी पर जो कि पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं जैव उर्वरक के रूप में। ठीक है, सबसे पहली अगर मैं बात करती हूँ बेटा तो राइजोबियम जो होता है ये बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, सहजीवी होता है, किसके साथ में, लेग्यूम प्लांट्स के साथ में। और ये क्या काम करता है सहजीवन के फलस्वरूप, ये जीवाणु जो होता है बेटा ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है और अमोनिया में कन्वर्ट करता है, कार्बनिक रूप में इसको कन्वर्ट कर देता है। पादप इसका प्रयोग पोषक के रूप में करते हैं, यानी ऐसे तो नाइट्रोजन बेटा काम नहीं ली जा सकती है, पर इन राइजोबियम की वजह से वो नाइट्रोजन क्या हो जाती है, कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट करने में हेल्प करवाते हैं। इसके अलावा और भी है बेटा, एजोस्पाइरलम भी होता है, एजोबैक्टर भी होता है, पर ये कैसे बैक्टीरिया बेटा, ये मुक्त जीवी होते हैं, जबकि राइजोबियम कैसा होता है, सहजीवी होता है। दोनों में ये डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है आप लोगों को। यह भी नाइट्रोजन को ही क्या करते हैं, फिक्स करते हैं और मृदा में नाइट्रोजन अवयव को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। बस फर्क ये है कि ये फ्री नहीं होकर किस रूप में पाए जाते हैं, मतलब सहजीवी नहीं होकर ये मुक्त जीव में पाए जाते हैं। सेकंड आता है बेटा कवक। तो कवक जो होता है वो माइकोराइजल एसोसिएशन यानी उच्च पादपों की जड़ों के साथ में ये कवक क्या करता है, सहसंबंध स्थापित करता है। तो ये बेसिकली जो कवक होता है बेटा ये मृदा से क्या अवशोषित करता है, फॉस्फोरस अवशोषित करता है पादप, और ये पादप की जड़ों को प्रोवाइड करवा देता है। बदले में पादप इनको क्या देता है, कवक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है। तो अगर कहीं पर माइकोराइजल एसोसिएशन होता है बेटा, माइकोराइजा का एसोसिएशन होता है, तो क्या फायदा हुआ कि जो भी जड़ से संबंधित रोग है बेटा उनसे छुटकारा मिल जाता है। अगर माइकोराइजा है तो वो इन्फेक्शन होने ही नहीं देता है बेटा कवक।
दूसरा, ये माइकोराइजा लवणता और सूखे के प्रति भी क्या करता है बेटा, उनको सहायता प्रदान करता है, उसका प्रभाव पादप पे नहीं होने देता, क्योंकि अवशोषण का कार्य तो खुद यही कर लेता है ना कवक, इसीलिए सहनशीलता को भी बढ़ाता है, कुल वृद्धि में और विकास में भी क्या करता है, पॉजिटिव रोल प्ले करता है। क्या आप बता सकते हैं कि संयोजन कवक के साथ क्या लाभ, संयोजन से कवक क्या लाभ प्राप्त करता है बेटा, भोजन प्राप्त करता है, किससे, जड़ों से, क्योंकि माइकोराइजा का एसोसिएशन किसके साथ में होता है, उच्च पादपों की जड़ों के साथ में होता है। तो जड़ों के अंदर जो जो भी आपका नेगेटिव रोल नॉर्मली होता है वो कवक उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है और सारे पॉजिटिव रोल प्ले करने को देता है जड़ को। लास्ट आता है बेटा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाता है बेटा, और ये जलीय और स्थलीय दोनों हो सकता है वायुमंडल के अंदर, और ये भी क्या करता है बेटा, नाइट्रोजन, वायवीय नाइट्रोजन को क्या करता है, ये स्थिर करता है। और साइनोबैक्टीरिया में नाम आता है एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलोटेरिया। ये तीनों साइनोबैक्टीरिया बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, जो कि नाइट्रोजन को स्थिर करने, बैक्टीरिया भी करते हैं और साइनोबैक्टीरिया भी करते हैं, ठीक है। वो आपके सहजीवी और मुक्तजीवी रूप से भी कर सकते हैं, ये आपके नॉर्मली सहजीवन के द्वारा कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं बेसिकली नीलहरित शैवाल भी कहते हैं, और मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं तो उर्वरकता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमारे भारत में या हमारी पृथ्वी पर जहाँ पर भी इस प्रकार के माइक्रोब्स होंगे बेटा, वो मृदा की उर्वरकता को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, जिससे खेतों में आप कह सकते हैं लगातार उर्वरकता बढ़ती जाती है। इससे मृदा पोषक की भरपाई हो पाती है और रसायन उर्वरकों पर हमारी निर्भरता कम हो जाती है। तो चाहे बायो कंट्रोलर हो चाहे बायो उर्वरक हो, ये दोनों ही हमारी मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं और रसायन पर आश्रितता को कम करते हैं। तो इसी के साथ बेटा ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, और आराम से आप लोग एनसीईआरटी वगैरह पढ़िए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।